हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUCET यूजी का जो पेपर है 2019 का, उसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैं आपको CUCET 2020 का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2019 का ये सॉल्यूशन है, बेसिकली 2019 का, ठीक है। 2020 का ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पे जो देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम। देखिए क्या हुआ ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.2 मोलार थी, और ये कितनी हो गई है, 0.1 मोलार। कितनी देर में हुई ऐसा हुआ 5 आवर्स के अंदर, ठीक है। एंड 0.25 और इससे भी वो क्या हो गई है, 0.25 हो गई है 10 आवर्स में, मतलब नेक्स्ट 5 आवर्स में और ऐसा हुआ है। तो आपको बताना था रिएक्शन मस्ट बी, यानी कि ऑर्डर बताओ ये रिएक्शन किस ऑर्डर की रही होगी। स्टूडेंट ऐसा देखिए कि भाई पहला जो हाफ है ये, यानी कि इसे हम हाफ लाइफ टाइम बोल सकते हैं। ये वाला कितना है आपका 5 आवर्स, और ये भी कितना है 5 आवर्स। समझ पा रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ऐसा आपका जो पॉसिबल होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम जो होता है दैट इज दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। और ये इक्वल ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए पॉसिबल है, इसलिए हम यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स ये हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स ये हो जाएगी। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बतानी है। देखिए अगर कंसंट्रेशन बोला जा रहा है इसका मतलब है कि 1 लीटर की, किसकी, 1 लीटर की बतानी है आपको। तो 1 लीटर की, तो यहां से जो डेंसिटी हो जाएगी दैट इज 1 ग्राम पर लीटर हम बोल सकते हैं। जो डेंसिटी हो जाएगी हमारी वो ये हो जाएगी। तो हमें ये पता है स्टूडेंट कि वॉल्यूम हमारे पास है एंड डेंसिटी हमारे पास हो गई। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मास। मास कैसा होता है, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालना तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जब यहां से करेंगे तो मास आ गया आपका 1000 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो वो कैसे निकाले जाते हैं, गिवन वेट एंड इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 18 से। किससे डिवाइड करोगे, 18 से। और नीचे क्या लिखोगे, 1 लीटर। क्या लिखोगे नीचे, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वाटर के, और नीचे क्या लिखोगे, 1 लीटर, है ना। 1 लीटर में से ही निकलती है मोलैरिटी। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 55.5 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसा जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है दैट इज डी इज द करेक्ट, या आपका डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 298 केल्विन पे वाटर की डेंसिटी हम 1 ग्राम पर लीटर मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर हो गया डेंसिटी निकालने के लिए। 1 लीटर का 1 ग्राम पर ml भी बोल सकते हो चाहे आप इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ग्राम पर ml भी बोल सकते हो, या फिर लीटर ही बोलोगे। 1 मिनट देख लीजिए, नीचे 1 लीटर हो गया, मास यहाँ पे निकाला हमने इस प्रकार से 1000 ग्राम आ गया है, ठीक है। 1 लीटर का मतलब आप इसको यही समझिएगा कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे तो आप बिल्कुल इजीली निकाल पाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई आपका, ये थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। हालांकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता था, डाटा इनकम्प्लीट है। हालांकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं। देखिए जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस और किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होती है। वो होती है आपका कितना, पॉजिटिव इतनी, वो इतनी होती है डायरेक्ट, ठीक है ना, वो इतनी होती है डायरेक्ट।
बट अभी यहाँ पे ये डाटा दे रखा है और इस डाटा को देख के अगर आप सोल्व करते हैं, ये चीज दी हुई होनी चाहिए थी आपको पहले ही कि भाई इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी है, ये चीज दी हुई होनी चाहिए थी। जब ये चीज दी हुई होती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई KOH प्लस में HNO3 है, तो ये बोल रहा है कि जब इसके 0.2 मोल्स हमने मिक्स किए इसके 0.5 मोल्स के साथ, तो यहां से आपको ये समझना चाहिए था कि इसके 0.2 मोल्स इसके 0.2 मोल्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे 0.2 मोल्स लेके ही करना था। तो ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट कहूंगा कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैसा है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में होप कि मार्क्स 12 दिया गया होगा। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, कुछ चीजें इसमें मुझे लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आप अपने लेवल पे इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। एंथैल्पी जो है किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी के अंदर चेंज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, जो भाई किसी भी रिएक्शन के दौरान डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो उन रिएक्शंस के ऊपर आपका एंथैल्पी डिपेंड नहीं करती, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेचर पे पक्का ही डिपेंड करती है भाई, किस टाइप का नेचर है। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, बट जो डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है स्टूडेंट? इवेपोरेशन में क्या होता है, कोई लिक्विड जो होता है, लिक्विड वो आपका कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। ठीक है, एंड इवेपोरेशन की खास बात होता है ये सब होता है बिलो, ये सब होता है बिलो आपका किस पॉइंट से हिसाब से, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, एंड अबव बॉइलिंग पॉइंट उसको वेपराइजेशन बोला जाता है। आपने ये चीज नोट की होगी स्टूडेंट कि आपने एक पानी का गिलास भर के रख दिया एक कमरे में और आप 2-3 दिन के बाद देखते तो पानी कम हो गया है। तो हुआ क्या है, जो पानी था लिक्विड में उससे वेपर बनते गए, उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन। हालांकि आपने उसको हीट भी नहीं किया तो भी इवेपोरेशन होता रहता है क्योंकि वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो देखिए आपने एक चीज और पढ़ी होगी स्टूडेंट कि जो लिक्विड होता है, देखो सबसे ज्यादा तो आपको पढ़ाया जाता है कि जो एटम्स होते हैं सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर कम। तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, उसको ब्रेक करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ना। जब वो लिक्विड की फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ब्रेक होगी तभी तो गैस बनेगी ना। तो वो जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन चाहिए वो चाहिए एनर्जी की फॉर्म में, तो ये हमें चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अ प्रोसेस हीट चेंज पक्का ही होती है इसके अंदर, एन एंडोथर्मिक चेंज, ये बिल्कुल सही है कि ये एक प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। देखिए स्टूडेंट अगर बात की जाए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। अगर इसको आप और ज्यादा ओपन करेंगे तो C का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ऊपर चला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, इनटू में R इनटू में T। ठीक है, अब ये कह रहा है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करने से, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। अगर आपका ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो पक्का ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सो हमारा आंसर ए आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। देखिए स्टूडेंट टेम्परेचर फिक्स रखते हैं हम यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम मेजर कर रहे होते हैं या फिर तो टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है। तो टेम्परेचर ऐसा कोई एक मेजर फैक्टर नहीं होता है। वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करने से तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्यूशन कांस्टेंट इज इंक्रीज्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाता है, ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जो कैटालिस्ट है वो क्या चेंज करता है। कैटालिस्ट देखिए बेसिकली कैटालिस्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज, किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज, EA को, एक्टिवेशन एनर्जी।
और ये एक्टिवेशन लिंक रखती है आपका एक्टिवेशन एनर्जी लिंक रखती है किससे? ये लिंक रखती है रेट कांस्टेंट से। आर्हेनियस इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी होगी, आर्हेनियस इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी होगी, तो ये लिंक रखती है रेट कांस्टेंट से। सो देखिए पहली बात ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है कैटालिस्ट, ठीक है। रेट कांस्टेंट को क्या कर देता है? रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके। एंट्रोपी को नहीं चेंज कर सकता, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को नहीं चेंज कर सकता, है ना। कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट को भी चेंज करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के थे, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। Which one of the following does not achieve octet, है ना, किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? तो साफ साफ नजर आ रहा स्टूडेंट BH3। BH3 को ध्यान से देखिए, ये रहा BH3, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसलिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर पाएंगे इसमें। सो सी आंसर आ जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन बता दो स्टूडेंट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वैसे इसका नाम होता बोरेन, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बोरेन। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसमें चला जाता है? इसी के डाइमर की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं? B2H6। और इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसी को हम बोलते हैं डाइबोरेन, ठीक है। और इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है, जिसे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, जिसे हम बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। सो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर आ जाएगा BH3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये डाइमर में कन्वर्ट होता है। हाउ मैनी रेडियल नोड्स? स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइप के नोड्स होते हैं, एक होते हैं एंगुलर नोड्स, ठीक है, एक होते हैं एंगुलर नोड्स और एक होते हैं आपका रेडियल नोड्स, ठीक है, रेडियल नोड्स। तो हमारे पास 2 टाइप। एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू L, जो आपका जो होता है ना एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हम बोल सकते हैं इसको, उसके इक्वल होते हैं आपका, और ये रहा। एंड रेडियल नोड्स होते हैं N माइनस L माइनस 1, ठीक है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L और -1 यहां से आ जाता है। तो वैसे अगर 3p के लिए पूछे, 3p के लिए पूछे, दोनों ही 1 आएंगे। देखो अगर आप पूछेंगे कि भाई p के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 3, एंड p के लिए l की वैल्यू होती है 1, है ना, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो रेडियल नोड्स पूछा था तो कितना आ जाएगा? 3 - 1 इज इक्वल टू 1। एंड अगर एंगुलर पूछता तो वो भी 1 आ जाते। तो हाउ मैंने रेडियल नोड पूछा है, सो b इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ 1। अगर यहां से पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो वो आ जाते n -1, n की वैल्यू 3 है, -1 करते 2, कौन सा? एक एंगुलर और एक रेडियल, तो 2 नोड्स आ जाते। तो फिर टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछता तो C इज द करेक्ट आंसर होता, बट अभी B इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना इनमें से कौन सा होमोडाया एटॉमिक मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए स्टूडेंट, N2 की बात करोगे, इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो ही पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। C2 के अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और F2 के अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आंसर बच गया O2, ऑक्सीजन, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, जो कि नॉन फ्रैक्शनल नेचर का है। ज्यादातर आपको ये पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नेचर का हो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। O2 का जब आप एमओ डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, O2 का जब आप एमओ डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसके ऊपर यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई स्टार में, है ना, 2p पाई स्टार में, 2 पाई स्टार में क्या होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही O2 आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके लिए आप ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम देख लेना। वैसे हम आपको ये बात याद करवाते हैं डायरेक्ट कि जो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और जो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो पक्का ही पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, वो पक्का ही पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका B2 आ जाता है, बोरोन भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, एंड O2 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस हाइड्राजीन।
हाइड्राजीन के अंदर आपको बताना है, देखिए हाइड्राजीन के अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे स्टूडेंट, तो ये स्ट्रक्चर होती है आपका हाइड्राजीन की, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है हाइड्राजीन की। तो अगर वैसे नॉर्मल फॉर्मूले से जाएंगे तो भी आप निकाल पाएंगे, कैसे भाई 2x मान लेते हैं एंड -4 इज इक्वल टू यहाँ से, -4 इज इक्वल टू यहाँ से, और यहाँ से चला जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा, ये वहां पे जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द हाइड्राजीन। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखोगे स्टूडेंट, ये क्या आ रहा है कि ये आ रहा है +2, क्या आ रहा है यहाँ पे +2, बट एक्चुअल में अगर आप यहां से देखेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, तो इसकी वजह से एक नेगेटिव एंड इसकी वजह से एक नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आएगा 2 नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया था, हालांकि इस फॉर्मूले से भी सही आता, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस लिखना पड़ेगा, अगर आप प्लस लिखेंगे तो -2 यहाँ से भी आएगा, तो दोनों जगह से ही क्या आएगा स्टूडेंट -2, तो C इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट, C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है, तो 4 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे क्या हो जाता +4 करना था। ठीक है, C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। H2O2 के बारे में क्या बात इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए पहला है कि ये पेल ब्लू लिक्विड होता है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होती है, यानी कि O और O का सिंगल बॉन्ड होता है, इसी को पर ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ये गलत है, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, इसकी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा, एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो ये प्लेनर नहीं होता है भाई। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसकी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर रहते हैं, है ना, एंड इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 लोन पेयर रहते हैं। अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट, कोई भी कंपाउंड प्लेनर होने के लिए वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का रिक्वायरमेंट होती है प्लेनर के लिए, बट यहाँ पे जो ये दोनों ऑक्सीजन एटम आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन प्लेनर होता है, H2O2 प्लेनर नहीं होता, H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस। ये हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस दे रखा है स्टूडेंट, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। देखिए भाई, अगर आप बात कर रहे हैं कि ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, है ना, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वही तो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, तो ये जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस था, और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है ये आपका कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर आपसे पूछता है ना, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन बाइसल्फेट करके, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा बी, H2SO4 इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अगर इसका आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछता, अगर इससे आपका कॉन्जुगेट बेस पूछता तो एक और हाइड्रोजन हटा देते, तो ये जो बनता, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनता स्टूडेंट। इस मॉलिक्यूल का अगर आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछ लेना फ्यूचर में, तो वो सल्फेट बनता है। कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो H2SO4 आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, यहाँ पे कॉपर सल्फेट .5H2O, तो बताइए क्या होगा, इन इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल। देखिए अगर हम बात करें भाई, ये कॉपर है आपका, कॉपर, एंड अंदर आपने क्या डाल दिया यहाँ पे 4 वाटर, तो अब क्या जाएगा स्टूडेंट, एक तो सल्फेट होगा बाहर और दूसरा यहाँ पे वाटर भी बाहर ही होगा, क्योंकि 5 वाटर के मॉलिक्यूल थे, एक सल्फेट था। स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए भाई, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे D9 आएगी, और लिगेंड कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ये तो ठीक है, सब में ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले 3 में, पहले 3 ठीक है, तो डी वैसे एलिमिनेट हो रहा है, सल्फेट इसके अंदर नहीं होता, 4 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये कह रहा है कि बाहर 1 सल्फेट O एटम से जुड़ा रहेगा एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ऐसा ही होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आ जाएगा कि यहाँ पे 4 तो वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है, अंदर एक सल्फेट जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा एंड एक वाटर का मॉलिक्यूल भी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए आ जाता है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिंक कर सकते हैं।
इनमें से आपको बताना है विच अमोंग द एक्सो एसिड फॉस्फोरस कंटेन 2 POH बॉन्ड, 1 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड एंड 1 POH बॉन्ड। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी ऑक्सो एसिड हो फॉस्फोरस का, उसको बनाने का एक सिंपल तरीका होता है। जैसे पहले वाला ही मैं ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या करो, P के ऊपर सबसे पहले एक डबल बॉन्ड O लगा दो। क्या लगा दो? एक डबल बॉन्ड O। तो एक डबल बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन बचा, तो इसके साथ लगा दो एक OH, उसके बाद दो लगा दो यहाँ पे हाइड्रोजन, दो लगा दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, P डबल बॉन्ड O एक हमें मिल गया, उसके बाद दो POH बॉन्ड नहीं, एक ही है, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इसे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको इसके ऊपर अगर जाए सेकंड बी पे, P डबल बॉन्ड O लगाया, उसके बाद दो ऑक्सीजन बचे, तो यहाँ पे भी OH लगा दो, यहाँ पे भी OH लगा दो और एक हाइड्रोजन बचा, ये रहा। इसको बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड, अस एसिड होता है ये। तो ये हमारी कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम इसी को करेक्ट आंसर लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक P डबल बॉन्ड O है, दो POH बॉन्ड है और एक आपका H भी है, इसे फॉस्फोरस एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट जो है दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, है ना, इसके अंदर आपको 3 POH बॉन्ड नजर आएंगे, ठीक है, एंड दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। उसके अंदर भी आपको 4 POH बॉन्ड नजर आएंगे, POP बॉन्ड भी नजर आता है उसके अंदर, डी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही ये क्वेश्चन था, ठीक है भाई। ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स मोर हाइड्रोजन आयंस, हाउ मेनी टाइम्स मोर हाइड्रोजन आयंस इन दिस सॉल्यूशन विद pH ऑफ 3 देन दी। देखिए, अगर मान लेते हैं कि pH हमारा 3 है, तो pH 3 होने का मतलब है कि वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 10 की पावर -3। अगर आप pH कर देंगे कितनी, 6, तो 6 कर देंगे तो 10 की पावर -6। तो ये पूछ रहा है कि 6 से 3 के अंदर कितने टाइम्स ना, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -3 के अंदर कितने टाइम्स आपका मोर हाइड्रोजन होंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप 10 की पावर 3 से करेंगे ना, 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई जब आप 10 की पावर 3 से करेंगे, तभी जाके तो आपका क्या आएगा, 10 की पावर -3। और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, कितना, 1000। कहने का मतलब है यहाँ पे 1000 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रहेंगे जब pH 3 रहा होगा, एज कंपेयर टू जब pH 6 था। तो जब pH 6 था, जितने हाइड्रोजन थे ना, हाइड्रोजन आयंस, pH 3 के टाइम्स, pH 3 में जब जाएगा तो 1000 टाइम्स आयंस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए। क्या आएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए, 1000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज एन ओड इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट। इनमें से किसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट है? ध्यान से देखना पड़ेगा स्टूडेंट। देखो, नाइट्रीन बिल्कुल एकदम से हटा दीजिए एंड कार्बेनाइन बिल्कुल एकदम से हटा दीजिए। इन दोनों के पास कोई भी ओड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाइट्रीन के ऊपर भी आप मान के चलिए कि नाइट्रोजन के ऊपर तो भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। कार्बेनाइन का मतलब एक नेगेटिव लेयर का, उसके पास भी नहीं है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। देखिए, अगर प्योरली रेडिकल लिखा होता, प्योरली रेडिकल लिखा होता, तो रेडिकल का तो मतलब हम ऐसे ही दिखाते हैं। मैं इसका अगर कहीं पे रेडिकल लिखा होता तो पक्का ही ऐसे दिखाते हैं रेडिकल को, कि भाई कार्बन के ऊपर डॉट, इसका मतलब यही होता है कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगर सिर्फ रेडिकल होता, रेडिकल कटायन का मतलब क्या है कि भाई जो रेडिकल था उसने पॉजिटिव चार्ज किसी को दे दिया होगा, रेडिकल कटायन ऐसे हम बोल सकते हैं। तो एक ये होगा। अब कार्बीन की भी बात करोगे ना स्टूडेंट, कार्बीन भी हमारे पास दो टाइप का होता है ना, कार्बीन भी हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक होता है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन। क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बीन। तो ट्रिपलेट कार्बीन को हम ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोल सकते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन को हम ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोल सकते हैं, सिंगलेट को तो चाहे ना भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों टाइप में आंसर हो सकते हैं। देख लो भाई, इसमें ट्रिपलेट कार्बीन ओड इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट होता है, एंड रेडिकल अकेला होता तो कंफर्म वही आंसर होता है। रेडिकल कटायन लिख रखा तो थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। तो इसमें आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए अपने लेवल में, ए और बी में से इसका आंसर आएगा, ठीक है। मोस्ट मुझे लग रहा है कि बी ज्यादा बढ़िया रहेगा। रेडिकल कटायन तो कुछ ऐसा होता भी नहीं है इंटरमीडिएट, रेडिकल कटायन तो ऐसा कुछ इंटरमीडिएट होता नहीं है, ठीक है ना। अगर सिर्फ कटायन होता तो भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं होता,
अगर सिर्फ रेडिकल होता तो मे बी कार्बिन ही इसका आप आंसर लगाइएगा यहाँ पे। रेडिकल कटायन ऐसा कोई इंटरमीडिएट होता ही नहीं है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई कानिजरो। कानिजरो में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कानिजरो की कि नो अल्फा हाइड्रोजन, जो कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है फॉर्मल्डिहाइड ना, इस फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, या फिर कई बार लिखा मिलेगा 50% NaOH। तो इससे क्या होता है ना स्टूडेंट, इसी का अल्कोहल बना देना, ठीक है ना, यहां से बना देना CH2OH है ना, CH3OH सॉरी, एंड मिथेनॉल बना दिया। इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देना HC डबल बॉन्ड O, O के ऊपर नेगेटिव एंड आपका ये रहा, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या हुई स्टूडेंट, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया यहां से, रिडक्शन। एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एंड एक ही कंपाउंड का रिडक्शन। इस टाइप के रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशंस रिएक्शन, ठीक है भाई, DR रिएक्शन के नाम से जाना जाता है ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हो। तो यहां से अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि अल्कोहल बनाना है एंड अल्कलाइन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो मैंने बनाया दैट इज अल्कलाइन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो मैंने बनाया है दिस इज अल्कोहल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है ना। देखो सबसे पहले आ गया जी बेंजीन, ए ऑप्शन में क्या आ गया, बेंजीन। देखिए एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज देखी जाती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी चीज देखी जाती है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, है ना। तीसरी और जो मेजर कंडीशन आ जाती है कि पूरे कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है फोर्थ, जिसे हम हक्कल रूल के नाम से भी जानते हैं, हक्कल रूल। तो ये क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब या तो क्या हो, n की वैल्यू 0 कर दोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कर दोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होता है। अगर कोई सिर्फ 4n को फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो बेंजीन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन तो पक्का ही एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन तो एरोमेटिक है भाई, हटा दो इसको। तो उसके बाद है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन। इसको समझिएगा स्टूडेंट, ये क्या होता है भाई, इसको समझिएगा। देखिए ये चीज ये है कुछ ऐसी कि ये बनाया जी साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारी कंडीशन ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2 है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो 4n को फॉलो करे, है ना, 4 का पहाड़ा, 4 8 12 16 ऐसे, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। सो हमारा आंसर तो मिल गया इस क्वेश्चन का कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका एंटी एरोमेटिक, सॉरी वो एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक नहीं हुआ। साइक्लो ये अनायन है। अगर हमारे पास अनायन हो, देखना स्टूडेंट ध्यान से, यही सेम मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे अब क्या बोला है इन्होंने कि ये अनायन है। तो यहाँ पे अनायन आने के बाद जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको लोन पेयर के तौर पे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाँ, फिर ये एरोमेटिक हो जाएगा। और डी ऑप्शन की बात करोगे तो वहां पे आपका हेप्टेन वाला दिया हुआ है, जिसे हम ट्रोपिलियम आयन के नाम से भी जानते हैं, ये वाला, ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट, भले ही ये कटायन हो, लेकिन 1 2 3 कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, 3। 3 का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक होता है, इसको हम ट्रोपिलियम आयन के नाम से भी जानते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया बी, ठीक है। चलिए भाई, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, आइसोमेरिज्म से। देखिए भाई क्या हो रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं। तो अगर कोई एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो वो पक्का ही डायस्टीरियोमर होते हैं, कंफर्म। क्या होते हैं वो, पक्का ही डायस्टीरियोमर।
आंसर तो बी आ जाएगा, लेकिन एक और तरीका बता देता हूं स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्या किया, एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रखी, मतलब जैसे थे जैसे के जैसे रखे, और दूसरे पे OH यहाँ पे राइट में था, आपने यहाँ लेफ्ट में ले आए। जब भी आप ऐसा करते हैं, जब भी ऐसा करेंगे, या तो दोनों को चेंज कर देते तो वो इनेंशियोमर बन जाते, एक को सेम रखा दूसरे को चेंज कर दिया, तो ये खास बात होती है किसकी, डायास्टीरियोमर की। ये किसकी बात होती है, डायास्टीरियोमर की। ठीक है, इनेंशियोमर नहीं होंगे, मेसो भी नहीं होंगे, ये होंगे डायास्टीरियोमर, क्योंकि एक कार्बन सेम रखा दूसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, ऐसा डायास्टीरियोमर के केस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूना एन, एन ये आ गया ना नाइट्राइल, है ना, ब्यूना एस एक होता है, ब्यूना एन, तो ये क्या आ गया, एन का मतलब नाइट्राइल। तो ये पूछ रहा कि इसमें एक तो ये चीज होती है 1,3 ब्यूटाडाइईन होता है, क्या होता है, 1 2 3 4, एक और तीन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला होता है CN वाला। दूसरा कौन सा होता है, CN वाला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो यही आपका हो जाएगा ब्यूना एन, क्या हो जाएगा, ब्यूना एन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर, जिसका नाम होता है ब्यूना एन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ए ज्वीटर आयन। तो भाई जो ज्वीटर आयन है वो अमीनो एसिड जो होते हैं ना, हमारे अमीनो एसिड, वही बनाते हैं ज्वीटर आयन को। तो बेंजोइक एसिड तो कोई हमारा जो है अमीनो एसिड नहीं होता है। अमीनो एसिड का मतलब जहां पे अमाइन भी प्रेजेंट हो, NH2, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है। एनालिन में सिर्फ आपका अमाइन प्रेजेंट है, और इसके अंदर भी नहीं प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है स्टूडेंट, और जो अमीनो एसिड होते हैं वही ज्वीटर आयन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लुकाज रिएजेंट इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl के सॉल्यूशन को लुकाज रिएजेंट बोलते हैं। एंड ये टेस्ट होता है स्टूडेंट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, लुकाज रिएजेंट। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, ये क्वेश्चन भाई 2020 वाले पेपर में भी पूछा था इसी टाइप का क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो कोई भी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो। मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी थी कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जितने भी एल्डिहाइड होंगे, अगर आप उनकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ना, इन्होंने बोला RMGX के साथ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो हमेशा क्या बनाएंगे स्टूडेंट, वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जितने भी एल्डिहाइड होंगे सारे सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे, सारे कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा इस क्वेश्चन पेपर का 2019 का। बताओ कि क्या होगा इनमें से। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी सेल वर्किंग करेगा तो उसका इनोट सेल आप पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, बताइए कि कौन सा पॉसिबल होगा। 2 हाफ सेल है, तो इसमें से अगर हम देखें, देखिए भाई जिंक जो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जिंक, तो यहाँ पे रिडक्शन दिखा रखा है, निकल का भी रिडक्शन दिखा रहा है। कोई भी सेल जब होता है तो एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीडेशन होता है ना, एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखोगे इसका रिडक्शन दे रखा है, अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, Zn से Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज करते हैं। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा और आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो सिर्फ साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं क्या बना दूंगा, प्लस बना दूंगा। तो ये ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, ये रिडक्शन ये कैथोड पे होगा। और जब भी आपको चाहिए इनोट सेल तो उसका फार्मूला मैं लिखवाता हूं आपको इनोट सेल का, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे, प्लस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे। तो यहाँ पे देखो भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ये, एंड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल होगा ये। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 0.52। कितना आ जाएगा, प्लस का 0.52। प्लस का ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट, माइनस वाले में तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस वाले में तो सेल वर्किंग ही नहीं करेगा।
तो ये था जी हमारा CUCET 2019 का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सारे बच्चे ऐसे ही और वीडियोस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।